नमस्कार साथियों, द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग परिचर्चा करने जा रहे हैं जीव विज्ञान के एक बहुत ही अहम टॉपिक की, हार्मोन्स की। यानी कि आज के इस क्लास में हम लोग जो मानव शरीर के जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया, जो केमिकल जो कंट्रोलिंग है और जो कोऑर्डिनेशन है, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत परिचर्चा करेंगे। इससे पिछले क्लास में मतलब बायोलॉजी का जो हमारा पिछला क्लास हुआ था, वहाँ पे हम लोग नियंत्रण और समन्वय की क्रिया के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने तंत्रिकीय नियंत्रण को पढ़ा था। और याद होगा कि तंत्रिकीय नियंत्रण के अंतर्गत हम लोगों ने तंत्रिका तंत्र का जो इकाई है, जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और जो तंत्रिका तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, जिसको हम मस्तिष्क कहते हैं, उसकी बनावट, संरचना, कार्यविधि, इन तमाम बातों की एक बहुत ही व्यापक रूप से हम लोगों ने चर्चा किया था। और उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है अब तक, तो हमारे प्लेलिस्ट में उस वीडियो का लिंक उपलब्ध है। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, जहां से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए आते हैं, आज हम लोग इस क्लास के अंतर्गत, बायोलॉजी के इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं हार्मोन्स के बारे में। मतलब कि रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय की क्रिया को आज हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की क्रिया हमारे शरीर में कैसे होती है। तो वस्तुतः हमारे शरीर में रासायनिक नियंत्रण की क्रिया जो होती है, वो मूलतः हार्मोन्स के जरिए होते हैं। वैसे रासायनिक नियंत्रण के लिए हार्मोन्स भी उत्तरदायी होते हैं, कुछ हद तक एंजाइम्स भी उत्तरदायी होते हैं, और एक कोई एंजाइम्स की तरह जो मिनरल, जो विटामिन्स हैं, वो भी एंजाइम्स की तरह वो कार्य करते हैं और रासायनिक शरीर की जो रासायनिक नियंत्रण और समन्वय की क्रिया को संपादित करते हैं। लेकिन मूलतः आज की हमारी ये टॉपिक वो हार्मोन्स के ऊपर है, तो हम लोग हार्मोन्स के ऊपर विशेष विस्तृत चर्चा करेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि वो ग्रंथियां कौन सी है, जिन ग्रंथियों से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन महत्वपूर्ण हार्मोन्स की भी चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक नियंत्रण वस्तुतः है क्या। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि तंत्रिकीय नियंत्रण जो है, मतलब तंत्रिका के द्वारा जो नियंत्रण की क्रिया है, नर्वस सिस्टम के द्वारा जो नियंत्रण की क्रिया होती है, तो वो नियंत्रण जो है वो काफ़ी तीव्रगामी होता है, काफ़ी तेज़ी के साथ वो कंट्रोल किया जाता है। लेकिन अगर हार्मोन्स की बात करें आप, तो हार्मोन्स के द्वारा जो रासायनिक नियंत्रण की जो क्रिया होती है, रासायनिक समन्वय की जो क्रिया है, ये क्रिया काफ़ी दीर्घगामी क्रिया होती है, और इसका प्रभाव भी जो है वो अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होता है। तो रासायनिक नियंत्रण को आप समझ पा रहे होंगे। वस्तुतः अब हम लोग हार्मोन्स को जानने से पहले कुछ छोटे छोटे चीज़ों को जान लें, ताकि हमारी समझ जो है, हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ी बेहतर रहे, हम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ पाए। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं ह्यूमन ग्लैंड्स को, मानव की ग्रंथियों को। तो मानव शरीर में मूलतः 3 तरह की ग्रंथियां पाई जाती है: बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। यह बहिस्रावी ग्रंथि, जिसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको हम इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, और यह मिक्स ग्लैंड है, मतलब मिश्रित ग्रंथियां हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथि होती है, दरअसल उन ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं, वो ऊतकों के, कोशिकाओं के, शरीर के अंगों तक पहुंचने के लिए उसके साथ नलिका जैसी संरचना जुड़ी होती है। तो बहिस्रावी ग्रंथियां जो होती है, कहने का तात्पर्य है कि वो नलिका युक्त होता है। बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं, वो नलिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाते हैं। और यही कारण है कि बहिस्रावी ग्रंथियों को हम लोग नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, मतलब डक्ट ग्लैंड कहते हैं। समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। जैसे कि आप देखिए, श्वेत ग्रंथि है हमारे शरीर में, जैसे कि दुग्ध ग्रंथि है हमारे शरीर में, जैसे अश्रु ग्रंथि है हमारे शरीर में। दरअसल ये सारी जो ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथि जो है वो आपको बहिस्रावी ग्रंथि हैं। जैसे आप देखिएगा कि हमारे शरीर में जो एंजाइम्स का स्राव होता है, जो एक तरह से रासायनिक क्रिया को कैसे कंट्रोल करता है, थोड़ी बहुत चर्चा हम करेंगे इस चैप्टर के दौरान। तो एंजाइम्स का स्राव जो होता है वो बहिस्रावी ग्रंथियों से होता है, जबकि हार्मोन्स का स्राव जो है वो
अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। तो बहिस्रावी ग्रंथियों को आपने जान लिया, इसको हम नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं, यानी डक्ट ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि चूंकि इसके द्वारा जो स्राव होता है वो नलिकाओं के जरिए शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंच जाती है। अगर हम बात करें अंतःस्रावी ग्रंथियों की, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं वो उन ग्रंथियों के भीतर ही स्रावित होते हैं और उनके परिवहन के लिए कोई नलिका जैसी संरचना अंतःस्रावी ग्रंथियों में नहीं पाई जाती है। यही कारण है कि इस ग्रंथि को, अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम नलिका विहीन ग्रंथि भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। मतलब इसमें कोई नलिका नहीं होती है। वस्तुतः अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा जो पदार्थ स्रावित होते हैं, मतलब जो हार्मोन स्रावित होते हैं, वो सीधे रक्त परिसंचरण तंत्र जो है, हमारी रुधिर परिसंचरण तंत्र जो है, जिसको हम ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं, दरअसल उस ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में ये सीधे तौर पे पहुंच जाती है और हमारे शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को, विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को, विभिन्न जो आपको मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं हैं, जो रासायनिक क्रियाएं हैं, उसकी कंट्रोल करते हैं, उसका कोऑर्डिनेशन करता है, नियंत्रण करता है। तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। जैसे कि हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड है, जैसे थायराइड ग्लैंड है, तो ये सब आपको देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं और इनके द्वारा स्रावित होने वाले पदार्थों पर, हार्मोन्स पर हमारी चर्चा होगी इस चैप्टर के दौरान। अब आते हैं मिक्स ग्लैंड, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। दरअसल मिश्रित ग्रंथि मतलब आप समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से कि शरीर की वे ग्रंथियां जो बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है, उन ग्रंथियों को हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। मतलब इसको हम लोग मिक्स ग्लैंड कहते हैं। जैसे कि आप अगर हमारे शरीर में देखें तो अग्न्याशय की ग्रंथि, तो उससे आप देखेंगे कि कई सारे हार्मोन्स जो हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह वो कार्य करते हैं और बहिर्स्रावी ग्रंथियों की तरह भी वो कार्य करते हैं, जहाँ से उससे कई सारे एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं। अग्न्याशय से एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं, अग्न्याशय से हार्मोन्स भी प्राप्त होते हैं। जैसे आप टेस्टिस को देखेंगे कि जो पुरुष जनन अंग का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो टेस्टिस ये भी एक आपको मिश्रित ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। या आप वृक्क को देखें हमारे शरीर में, जिसको आप किडनी कहते हैं, तो वो भी अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करती है और बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करते हैं। तो ऐसी जो ग्रंथियां हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करे और बहिस्रावी ग्रंथियों की तरह भी कार्य करे, उन ग्रंथियों को हम लोग मिक्स ग्लैंड कहेंगे। क्लियर है? समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आज की हमारी जो टॉपिक पे आते हैं, हमारी मुख्य टॉपिक है आज के हार्मोन्स। लेकिन हम एक और छोटी सी चीज़ आपको हम बता दें। सबसे पहले एक हार्मोन्स की परिचय को जान लेते हैं और फिर हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन, ये अक्सर जो है वो एक कन्फ्यूजन में बच्चे होते हैं कि ये किस तरह से कार्य करते हैं। वो एक बेहतर समझ नहीं रख पाते हैं कि हार्मोन्स कैसे कार्य करता है, एंजाइम्स कैसे कार्य करता है, हमारे शरीर में जो विटामिन्स कैसे कार्य करते हैं। तो हम इस दो टॉपिक को पहले आज जान लेते हैं। एक हार्मोन्स की एक सामान्य सी परिचय, हार्मोन्स शब्द की प्रयोग कैसे शुरू हुई, तो इस बात को, इसके अलावा हम लोग आज थोड़ी बहुत पहले हार्मोन, एंजाइम्स और विटामिन के बीच क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेज है और वो कैसे कार्य करते हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और तब हम लोग आएंगे कि जो हमारे शरीर की प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरू करेंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पढ़ेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि को पढ़ेंगे। ढेर सारी ऐसी वो ग्रंथि हैं जिसके बारे में हम लोग एक विस्तृत परिचर्चा हम लोग इस क्लास के अंतर्गत करेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी, अगर ये थोड़ी लंबी हो जाएगी क्लास तो हम लोग अगले वीडियो में इसको जारी रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं हार्मोन्स के बारे में। पहले उसकी एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। हार्मोन्स के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को जानने का प्रयास करते हैं। हार्मोन्स के प्रकृति के बारे में, हार्मोन्स की एक सामान्य परिचय के बारे में कि आखिर हार्मोन्स क्या है। और कई सारे चूंकि क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हार्मोन्स के परिचय से आपको पूछ दिए जाते हैं, तो जानने का प्रयास करते हैं। हार्मोन जो है, सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग जो है वो स्टर्लिंग नामक वैज्ञानिक ने हार्मोन शब्द का प्रयोग किया था। कहीं कहीं ये आपको 1905 भी मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको 1906 भी मिल जाएंगे। तो सामान्यतः ये ध्यान रखिएगा कि ये विकल्प के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर आप एक ऑथेंटिक जानकारी की बात करें तो आप 1906 को ही पिक करेंगे।
अगर आप हार्मोन शब्द को देखिए तो हार्मोन जो है ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है। ये ग्रीक भाषा का हार्मोन एक ग्रीक भाषा का शब्द है, हार्मोन। और इस हार्मोन का अगर आप अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है स्टिमुलेट टू एक्साइट, मतलब कि उत्तेजित करने वाला पदार्थ, उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ। तो हार्मोन्स को अगर हार्मोन शब्द के हम अर्थ पे आए तो हार्मोन चूंकि ग्रीक भाषा का एक शब्द हार्मोन से बनता है और इसका अर्थ होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ, उत्तेजित करने वाला पदार्थ। तो हार्मोन एक ऐसा पदार्थ है अगर आप जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो है वो स्रावित होता है और वो विभिन्न अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। कभी कभी कोई हार्मोन्स जो है वो दूसरे हार्मोन्स के क्रिया को रोकने का भी कार्य करता है। कभी कभी कुछ हार्मोन्स एक दूसरे को सहयोग, किसी दूसरे हार्मोन्स को स्रावित होने के लिए उस ग्रंथि को उत्तेजित करने का भी कार्य करता है। तो इस तरह से हार्मोन्स के कई सारे कार्य हैं। एक सामान्य रूप से यहाँ पे दो प्रश्न ध्यान रखिए कि हार्मोन्स का मतलब होता है उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ, और हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा का शब्द हार्मोन से बना है। हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो स्टर्लिंग ने 1906 ईस्वी में किया था। अब आते हैं, ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन्स की रासायनिक जो प्रकृति है, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स जो है वो क्या है, उनकी रासायनिक प्रकृति क्या होती है। तो वस्तुतः हार्मोन जो हैं वो इसमें चार चीज़ होते हैं। ये प्रोटीन या पेप्टाइड्स के बने होते हैं, एमिनो अम्ल के भी बने होते हैं, कैटेकॉल एमाइन से बने होते हैं, और इसके अलावा ये स्टेरॉइड भी होते हैं। तो हार्मोन्स के अगर हम उसके केमिकल नेचर को देखें, हार्मोन्स के रासायनिक प्रकृति को समझने का प्रयास करें तो हार्मोन्स के रासायनिक प्रकृति जो है वो प्रोटीन या पेप्टाइड की तरह भी होते हैं। हार्मोन्स जो होते हैं वो एमिनो अम्ल से भी बने होते हैं, हार्मोन्स कैटेकॉल से भी बने होते हैं, और हार्मोन स्टेरॉइड के रूप में भी होते हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि जो अग्न्याशय की ग्रंथि है या जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे शरीर में जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं, या फिर आप देखेंगे कि अग्न्याशय से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स जो हैं वो प्रायः प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। समझ रहे हैं बात को। अगर आप बात करें एमिनो अम्ल, तो जैसे कि आप थायराइड ग्लैंड को जब पढ़ेंगे, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। वहाँ पे आप देखिएगा कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं या किस एमिनो अम्ल से बने होते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, पहली बात की ये एमिनो अम्ल के बने होते हैं। और कौन से एमिनो अम्ल के बने होते हैं, तो टायरोसिन नामक जो एमिनो अम्ल है, टायरोसिन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो टायरोसिन नामक एमिनो अम्ल के बने होते हैं। तो समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को। उसी तरह अगर आप देखें कैटेकॉल एमाइन को अगर हम देखें, तो जैसे कि आप देखिएगा कि हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि का जो मेंडुला वाला हिस्सा है, देखेंगे आप लोग जब हम एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ा रहे होंगे तो एड्रिनल ग्लैंड के दो मुख्य हिस्से होते हैं, एक एड्रिनल कार्टेक्स और एक दूसरा एड्रिनल मेंडुला। तो एड्रिनल मेंडुला वाला जो हिस्सा है, वहाँ से जो स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रायः कैटेकॉल एमाइन के बने होते हैं। उनकी जो रासायनिक प्रकृति जो होती है वो कैटेकॉल एमाइन होती है। जबकि अगर देखेंगे तो कुछ हार्मोन्स जो हैं वो स्टेरॉइड के रूप में भी होते हैं। स्टेरॉइड मूलतः एक तरह का वसा होता है, और आप देखिएगा कि एड्रिनल ग्लैंड का जो कार्टेक्स वाला हिस्सा है, जैसे हमने अभी बताया कि एड्रिनल ग्लैंड का मेंडुला वाला हिस्सा है, वहाँ से जो स्रावित हार्मोन होगा उसकी जो प्रकृति होगी, उसकी जो केमिकल नेचर होगी अगर, तो वो आपको कैटेकॉल एमाइन का होगा। और अगर आप देखेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड के जो कार्टेक्स वाला हिस्सा है, कार्टेक्स वाले हिस्से से जो हार्मोन्स स्रावित होते हैं, उस हार्मोन्स की प्रकृति जो होते हैं वो स्टेरॉइड की तरह होते हैं, मतलब एक प्रकार का वो एक वसा की तरह होता है। या आप देखिएगा कि जो अंडाशय है जिसको हम ओवम कहते हैं, या वृषण है जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस के द्वारा जो स्रावित हार्मोन्स हैं या ओवम के द्वारा जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, अगर हम उसके केमिकल नेचर की बात करें तो उसका केमिकल नेचर जो होता है वो स्टेरॉइड की तरह होता है। वो एक तरह का
बसा होता है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हार्मोन्स जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग स्टर्लिंग ने किया था। हार्मोन शब्द का वास्तविक रूप से अर्थ क्या होता है, तो उसका वास्तविक रूप से अर्थ होता है उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ। और अगर हार्मोन के रासायनिक नेचर को हम समझने का प्रयास करें तो हार्मोन्स प्रोटीन के भी बने होते हैं, हार्मोन्स एमिनो अम्ल के भी बने होते हैं, हार्मोन्स जो है वो कैटेकॉल एमाइन के भी बने होते हैं, और हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड भी होते हैं। और उसके विभिन्न उदाहरण जो हैं वो भी आप लोगों को हमने बता दिया, ठीक है। और अब हम लोग एक और छोटी सी पॉइंट को जान लेते हैं, इसके बाद हम लोगों की जो चर्चा होगी वो हार्मोन्स के ऊपर, हम पिट्यूटरी ग्लैंड से शुरुआत करेंगे इस चीज़ को। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी और पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास कर लेते हैं कि हार्मोन्स, विटामिन और जो एंजाइम्स होते हैं उसमें एक तरह का क्या अंतर है उन तीनों में। और चूँकि एंजाइम्स भी हमारे शरीर के जो रासायनिक क्रिया हैं, रासायनिक नियंत्रण एक तरह से एंजाइम्स के द्वारा भी होते हैं, विटामिन्स भी जो है वो एंजाइम्स का कार्य करते हैं। तो इस तीनों के बारे में एक हम सारणी के द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि हार्मोन्स, एंजाइम्स और विटामिन के बीच क्या अंतर है, चूँकि ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और कई सारे प्रश्न जिसको आप अच्छे तरह से यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। अगर इसकी एक अच्छी समझ आपके पास है तो निश्चित रूप से आपको जब परीक्षा हॉल में जब विकल्प होते हैं तो आप उसको अच्छे तरह से पिक कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। सबसे पहले देखिए कि हार्मोन्स जो है, जिसके बारे में हम बता ही चुके हैं कि हार्मोन्स का स्राव जो होता है वो शरीर के जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, मतलब कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उसके द्वारा होता है। वहीं पे अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स का स्राव हमने पहले भी बताया कि वो बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है उसके द्वारा एंजाइम्स का स्राव होता है। और अगर आप विटामिन्स की बात करें तो मानव शरीर के अंदर जो है वो विटामिन के संश्लेषण करने की क्षमता होती ही नहीं है। मनुष्य के शरीर में विटामिन का संश्लेषण नहीं होता है, बल्कि हमें यही कारण है कि हमारे भोजन के रूप में यानी पोषक तत्वों के रूप में हमें विटामिन ग्रहण करने होते हैं। और अगर हमारे भोज्य पदार्थ में हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अगर उस भोजन के द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में या इसकी कह सकते हैं उचित मात्रा में जो है वो विटामिन्स की प्राप्ति नहीं होती है, तो हमें दवा के रूप में विटामिन्स ग्रहण करने पड़ते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो विटामिन्स की गोलियां आपको सजेस्ट करते हैं, लिखते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि विटामिन का संश्लेषण जो होता है वो मानव शरीर के अंदर नहीं होता है। उसमें एक एक्सेप्शन है कि केवल विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो है वो त्वचा के जरिए जो है वो विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो इसको आपने जान लिया कि हार्मोन्स का स्राव अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है, एंजाइम्स का स्राव बहिस्रावी ग्रंथियों से होता है, जबकि विटामिन्स का संश्लेषण विटामिन डी को छोड़कर वो मानव शरीर में नहीं होता है। अगर आप बात करें कि इसके रासायनिक प्रकृति की बात करें तो रासायनिक नेचर की बात करें तो आपने देखा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन या पेप्टाइड भी होते हैं, हार्मोन्स एमिनो अम्ल भी होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टेरॉइड भी होते हैं, और कैटेकॉल एमाइन के रूप में भी हार्मोन्स काम करते हैं, जिसके उदाहरण आपको हमने अभी बता दिया। अगर आप बात करें एंजाइम्स की तो एंजाइम्स हमेशा प्रोटीन के ही बने होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कई दफ़े पूछे भी गए हैं कि एंजाइम्स बने होते हैं, तो एंजाइम्स बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। वही अगर हमसे पूछा जाए हार्मोन्स बने होते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सावधानी से लगाना है, क्योंकि हार्मोन्स जो है वो प्रोटीन या पेप्टाइड के भी बने होते हैं, एमिनो अम्ल के भी होते हैं, स्टेरॉइड के भी होते हैं और कैटेकॉल एमाइन के भी बने होते हैं। और अगर बात करें हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन की रासायनिक प्रकृति की अगर हम बात करें, इसकी संरचना की बात करें तो ये एस्टर, एल्कोहल, स्टेरॉइड्स या कार्बनिक अम्ल जो है आदि के बने होते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि विटामिन्स में नहीं होते हैं, विटामिन नहीं बने होते हैं, तो विटामिन प्रोटीन के द्वारा नहीं बनते हैं। क्लियर होकर इस बात को एकदम से बेहतर ढंग से अपने दिमाग में रखने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विटामिन जो है वो प्रोटीन के नहीं होते हैं, प्रोटीन से नहीं बनते हैं। विटामिन की जो आपको केमिकल नेचर है वो एस्टर, एल्कोहल, स्टेरॉइड्स, कार्बनिक अम्ल की तरह जो है वो होते हैं। तो समझ पा रहे होंगे।
तीसरी बात आई है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो ये स्रावित होने वाला पदार्थ जो है, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं, ये शरीर के अंदर जो जीन संक्रियन की क्रिया है, या जो हमारे शरीर की जो विभिन्न मेटाबॉलिज्म में जो क्रियाएं हैं, जो हमारे शरीर की जो उपापचयी क्रियाएं हैं, दरअसल उन उपापचयी क्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, उसको वृद्धि करता है, उसको नियंत्रित करता है। तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि हार्मोन्स का कार्य जो है वो शरीर के अंदर जो है रासायनिक नियंत्रण के रूप में जो है जीन संक्रियन का कार्य करता है। उसके अलावा जो उपापचयी क्रियाएं हैं उसमें वृद्धि करता है। वहीं पे अगर हम एंजाइम्स के बारे में देखें तो एंजाइम्स जो है वो एक तरह से जो केमिकल रिएक्शन हो रही है शरीर के अंदर, उस रासायनिक अभिक्रिया के दर को तेज करने का काम करता है। ठीक है। और अगर आप विटामिन्स की बात करें तो ये विटामिन्स हमारे शरीर में एक तरह से कोएंजाइम्स या उसके घटक के रूप में कार्य करते हैं। आगे आते हैं कि अगर आप देखिए हार्मोन्स को, तो हार्मोन्स का जो हमारे शरीर में प्रयोग होता है तो उसके बाद क्या होता है कि हार्मोन्स जो बचते हैं वो नष्ट होकर, मतलब हार्मोन्स का प्रयोग के बाद हार्मोन्स जो हैं वो नष्ट होकर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं, शरीर से बाहर त्याग दिए जाते हैं। अगर आप बात करें एंजाइम्स की तो हमारे शरीर में जो है ये एंजाइम्स जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि शरीर में एंजाइम्स जो है वो प्रयोग होते हैं। एंजाइम्स के अपने यूज हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तेज करने का कार्य करता है, लेकिन एंजाइम्स शरीर के अंदर नष्ट नहीं होता है। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स जो है, चूँकि हमने पहले भी कहा कि विटामिन्स का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है सिवाय विटामिन डी को छोड़कर। तो जो विटामिन्स हमारे शरीर में जो बाहर से आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो भोज्य पदार्थ के रूप में प्राप्त करें अथवा हम विटामिन्स की जो दवा है, ड्रग्स है, औषधि है, दवा के रूप में अगर हम विटामिन को ग्रहण करते हैं तो वो जो है वो शरीर के द्वारा प्रयोग कर लिए जाते हैं। तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आइए कि विटामिन और हार्मोन्स और ये एंजाइम्स, तो अगर हमारे शरीर में हार्मोन्स की कमी हो जाए तो इसके द्वारा कई तरह की जो समस्याएं होती है, कई तरह के विकार उत्पन्न होते हैं। अगर आप एंजाइम्स को भी देखें तो उसकी कमी हो, यानी न्यूनता या अधिकता से हमारे शरीर में जो है वो विभिन्न तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, कई तरह सारी जो है व्याधियाँ उत्पन्न हो जाती है, कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम विटामिन्स की बात करें तो चूँकि हमने पहले ही कहा कि विटामिन जो है वो अल्प मात्रा में ही शरीर को आवश्यक होता है, तो और कहा भी जाता है कभी कभी कि कोशिश रखनी चाहिए कि जब हम विटामिन्स को जो है वो दवा पे डिपेंडेंट नहीं हो। और आमतौर पे ऐसा नहीं कि विटामिन्स की गोलियां जो हैं वो बगैर डॉक्टरी सलाह से प्रायः नहीं लेनी चाहिए, और कोशिश होनी चाहिए कि हमारे शरीर में विटामिन्स की जो आपूर्ति हो वो हमारे भोज्य पदार्थ के जरिए हो, उन पोषक तत्वों को प्राप्त करें, हमें दवा पे कम निर्भर रहना पड़े, क्योंकि उसके अपने एक साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और अगर विटामिन्स की गोलियां ज़रूरी हों तो डॉक्टरी सलाह के द्वारा ही उसे ग्रहण करने चाहिए। तो ये थे आपको विटामिन, एंजाइम्स और हार्मोन्स, इसके बीच एक क्या अंतर है और तीनों कैसे रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं या उसका समन्वय करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये बहुत ही अहम बात थी। और अगर ये बात यहाँ पे आप ध्यान रखते हैं तो कई सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ से आप हैंडल करने की स्थिति में होंगे। ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात है जो रासायनिक संरचना है वहाँ से कई दफ़े क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एंजाइम्स की रासायनिक जो केमिकल नेचर है, या प्रोटीन की जो प्रोटीन के सदैव प्रोटीन के ही बने होते हैं, हार्मोन्स के जो केमिकल नेचर है, विटामिन्स के जो केमिकल नेचर है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहाँ से कई दफ़े प्रश्न पूछे जा चुके हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्लास के अगले पड़ाव की ओर। अब हम लोग विभिन्न जो हार्मोन्स हैं, जो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम लोग आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। और आइए सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे शरीर की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि है, उसके बारे में, जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, या इसको हम लोग स्वामी ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो कई सारे नामों से इस ग्रंथि को हम लोग जानते हैं।
पीयूष ग्रंथि से न केवल कई सारे अति महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव होता है। वैसे तो आमतौर पे अगर हम एक संख्या देखें कि पीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन्स का स्राव होते हैं तो बहुत सारे हार्मोन्स हैं, लेकिन एक बार एक दो एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि से मूलतः कितने हार्मोन्स का स्राव होते हैं। तो अगर आप टेक्निकल रूप से बायोलॉजिकल रूप से इसको देखें, इसकी काउंटिंग करें तो थोड़ा सा ये इनकरेक्ट प्रश्न प्रतीत होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे चूंकि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो अगर आपके सामने ये प्रश्न फिर दोबारा आता है तो वहाँ पे लगाएंगे कि पीयूष ग्रंथि से पिट्यूटरी ग्लैंड से सामान्यतः 9 तरह के हार्मोन्स का स्राव होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित है, क्या संरचना होती है इसकी। इन तमाम बातों की एक बहुत ही व्यापक रूप से हम परिचर्चा करने जा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप पीयूष ग्रंथि की संरचना के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं एक इतनी बेहतर एक समझ आपकी बन जाएगी कि वो एक बायोलॉजी की जो क्लास की तरह, जो मेडिकल साइंस के स्टूडेंट की तरह आपकी एक समझ बन जाएगी। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कि पीयूष ग्रंथि की क्या संरचना होती है। सबसे पहले बात समझ लें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, या इसको हम लोग स्वामी ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आप देखिएगा कि पीयूष ग्रंथि से कई सारे अति महत्वपूर्ण हार्मोन का स्राव होता है जो शरीर के विभिन्न उपापचय क्रिया जो है, शरीर के जो जीन संक्रियन की जो क्रिया है उसको ये संपादित करते हैं, एक रासायनिक नियंत्रण की कार्य करता है। इसके साथ साथ पीयूष ग्रंथि जो है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मतलब कि पीयूष ग्रंथि को छोड़कर जो आप देखेंगे कि जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे वो अग्न्याशय की ग्रंथि है, थायराइड की ग्रंथि है, या फिर आप देखेंगे कि टेस्टिस है, अंडाशय है, तो ऐसे जो भी अन्य ग्रंथियां हैं, जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी जो नियंत्रण होता है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा किए जाते हैं। और इससे ट्रॉपिक हार्मोन्स का भी स्राव होता है, मतलब जो दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन्स के स्राव के लिए भी उत्तेजित करता है। और यही कारण है कि चूंकि पीयूष ग्रंथि से कई सारे महत्वपूर्ण हार्मोन्स का भी स्राव होता है और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है, इसी कारण से इस ग्रंथि को हम लोग काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग स्वामी ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं। आते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में स्थित कहाँ होता है। तो दरअसल ये मस्तिष्क का एक हिस्सा है, हाइपोथैलेसम। आप देखिएगा कि हाइपोथैलेसम भाग से ही ये जुड़ी हुई एक संरचना है। अगर एग्जैक्ट रूप में इसको समझने का हम प्रयास करें, पीयूष ग्रंथि की अवस्थिति को देखने का प्रयास करें, तो पीयूष ग्रंथि वस्तुतः जो हमारी कपाल जो है, मतलब जो स्कल है, स्कल के में जो एक हड्डी पाई जाती है स्फेनाइड नामक, कपाल की एक स्फेनाइड हड्डी है, उस स्फेनाइड हड्डी के ठीक मध्य में, उसके ठीक बीच में, स्फेनाइड हड्डी के बीच में एक सेला टर्सिका नामक गड्ढा पाया जाता है। दरअसल उसी सेला टर्सिका नामक गड्ढे में जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मटर के दाने के आकार का एक ग्रंथि होता है। एक बहुत ही छोटा सा ये ग्रंथि है जो बहुत व्यापक कार्य को संपादित करती है, तो ये स्थित होता है। तो आप इसकी अवस्थिति को समझ पा रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कपाल के स्फेनाइड हड्डी के मध्य में सेला टर्सिका नामक जो गर्त है, जो गड्ढा है, उस गड्ढा में आपको ये ग्रंथि स्थित होती है। अगर आप इसकी आकार की बात करें तो पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है वो मटर के दाने की तरह का होता है। आमतौर पे ये 1 सेंटीमीटर लंबा, 1.5 सेंटीमीटर जो है ये चौड़ा होता है, ठीक है, और एक छोटी सी ये ग्रंथि होती है। कभी कभी एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि पीयूष ग्रंथि जो है वो हाइपोथैलेसम ग्रंथि के साथ किस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई होती है। तो वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक वृंत बनता है जिसको हम इंफिंडिबुलर वृंत कहते हैं, के जरिए ही जो है वो हाइपोथैलेसम के द्वारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। पूछे गए क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, तो कपाल की जो स्फेनाइड हड्डी है उसके मध्य में जो सेला टर्सिका नामक गड्ढा है, उस सेला टर्सिका नामक गर्त में जो है वो पीयूष ग्रंथि पाए जाते हैं। अब आते हैं कि अगर हम
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा पीयूष ग्रंथि के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि की संरचना को अगर हम देखें तो हमने इसको 3 आधार पे बांटा है। सामान्यतः विद्यार्थी जो है बस केवल इसको समझते हैं अग्रपिंडक और पश्चपिंडक को, लेकिन इसको जान लेना जरूरी है, इससे आपकी एक बेहतर समझ विकसित होगी। तो हमने इसको पीयूष ग्रंथि की संरचना को जानने के लिए उसको 3 तरह से बांटा है। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि को रचना के आधार पर, फिर भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पर, और फिर जो आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा एक सामान्य वर्गीकरण है, सामान्य विभाजन है पीयूष ग्रंथि का, 2 हिस्सों में हम उसको देखेंगे। और फिर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स है वो कौन सब है और वो किस तरह से शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करती है। तो सबसे पहले तो देखिए कि पीयूष ग्रंथि जो है वो रचना के आधार पे उसके 6 हिस्से होते हैं, 6 भागों में उसको बांटे गए हैं। सबसे पहला हिस्सा ये पार्स डिस्टालिसिस, जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग भी कहलाता है, ध्यान रखेंगे, पार्स डिस्टालिस। दूसरा हिस्सा है पार्स ट्यूबरेलिस। तीसरा हिस्सा है पार्स इंटरमीडिया। चौथा हिस्सा है पार्स नरसोवा, जिसको कि हम पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग भी कहते हैं। इसका 5वां हिस्सा है मीडियन एमिनेंस। और छठा हिस्सा है इन्फेंडिबुलम या पिट्यूटरी ब्रिंथ, जिसको कहते हैं। हमने बताया अभी कि इसी संरचना के द्वारा जो है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है उसके द्वारा जो है पीयूष ग्रंथि संबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हो गए। तो ये 6 भाग हो गए रचना के आधार पर, ध्यान रखेंगे, पार्स डिस्टालिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नरसोवा, मीडियन एमिनेंस और इन्फेंडिबुलर या पिट्यूटरी ब्रिंथ, जिसको आप कहते हैं। तो ये रचना के आधार पे। अगर आप भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पे समझने का प्रयास करें पीयूष ग्रंथि को, तो भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पर पीयूष ग्रंथि के 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक होता है आपको एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये ध्यान रखेंगे, भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पे ये 2 हिस्से हो गए, एक हो गया एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा हिस्सा जो हो गया वो हो गया न्यूरो हाइपोफाइसिस। की बात करें तो ये मुख गुहा का जो पृष्ठीय तल है वहां से ये पाया जाता है, वहां से ये प्रारंभ होता है। और अगर इस हिस्से की बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस की, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो मस्तिष्क का जो डायनसेफलॉन हिस्सा है। और हमने मस्तिष्क की चूंकि विस्तृत परिचर्चा की है वीडियो के प्रारंभ में भी हमने कहा था कि अगर आपने इससे पहले तंत्रिकीय नियंत्रण वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, क्योंकि इससे आपको चीज़ों को समझने में, इस रासायनिक नियंत्रण को समझने में थोड़ी सुविधा मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे वो वीडियो होगा तंत्रिकीय नियंत्रण का, मनुष्य के तंत्रिका तंत्र के बारे में। और वो वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपकी जो नॉलेज होगी वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो ये जो है आपको भ्रूणीय उत्पत्ति के आधार पे हम पढ़ रहे थे कि पीयूष ग्रंथि के 2 हिस्से हो गए, एक जो आपको मुख गुहा के जो पृष्ठीय तल में जो होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा हो गया जो मस्तिष्क के डायनसेफलॉन भाग का जो अधर तल में एक उभरे हुए हिस्सा के रूप में मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के निकट जो डायनसेफलॉन हिस्सा है, तो दरअसल उसका एक भाग है। और वहीं पर आपको दरअसल डायनसेफलॉन के अधर तल पर जो है वो एक उभारदार संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं। और एडिनो हाइपोफाइसिस अगर आप इसको बांटे तो इसके 2 हिस्से होते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के, एक हो गया ये अग्रपिंडक और पार्स इंटरमीडिया, या पार्स इंटरमीडिया और अग्रपिंडक से मिलकर जो है ये आपको एडिनो हाइपोफाइसिस का निर्माण होता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो इन्फेंडिबुलर ब्रिंथ है या पार्स नरसोवा है, आपने इस हिस्से को देखा है, तो जो इन्फेंडिबुलर ब्रिंथ है और पार्स नरसोवा है, इसको मिलाकर जो है वो बनता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, परीक्षोपयोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके लिए हिस्से हो जाते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने सामान्यतः पीयूष ग्रंथि को 2 हिस्सों में बांटा, एक अग्रपिंडक और एक पश्चपिंडक। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अग्रपिंडक के अंतर्गत हम लोग
पीयूष ग्रंथि के पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ये 6 हिस्से आपने देखा रचना के आधार पर, इसके कौन कौन से हिस्से को, कौन कौन से भाग को अग्रपिंडक के अंतर्गत जानते हैं और कौन से भागों को हम पश्चपिंडक के अंतर्गत जानते हैं। पार्स डिस्टालिस और पार्स ट्यूबरेलिस से मिलकर जो है वो अग्रपिंडक का निर्माण होता है, जबकि अगर हम देखें तो पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्सोवा इन दोनों से मिलकर आपको जो पश्चपिंडक है पीयूष ग्रंथि का, उसका निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पीयूष ग्रंथि की संरचना को एक बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने का प्रयास किया है, ठीक ना। और अब हम लोग जानेंगे कि पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं, अग्रपिंडक से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, पश्चपिंडक से कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, और उसका शरीर के अंदर क्या यूज है, किस तरह से वो केमिकल जो कंट्रोल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन की जो क्रिया है, उसको किस तरह से आपको क्रियान्वित करती है, उसको कैसे निर्धारित करती है। तो इन तमाम बातों की जानकारी हम लोग ग्रहण करेंगे।